बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज ऐसे प्रश्न आपको बताएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपको निश्चित ही इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। हम शुरू करते हैं बिना समय लिए हुए। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति है। दोस्तों, भक्ति काल की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वह है भक्ति निरूपण। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति निरूपण। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। तो निर्गुण भक्ति काव्यधारा के जो कवि हैं प्रमुख कवियों में माने जाते हैं कबीरदास। तीसरा हमारा प्रश्न है, प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो जो प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं वह जायसी माने जाते हैं। इसके बाद फिर भी हम इसको एक बार चेक कर, तो हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जायसी माने जाते हैं। चौथा प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा मानी जाती है। तो जो भक्ति काल की आपकी समय सीमा मानी जाती है, भक्ति काल की समय सीमा मानी जाती है 1318 से 1643 तक। इसके बाद हमारा रीतिकाल लगता है और उसके जस्ट बाद फिर हमारा आधुनिक काल लगता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक काल का समय कब माना जाता है। तो आधुनिक काल का समय जो माना जाता है वह माना जाता है सन 1880 से जारी आगे जब 1880 से अब तक का जो समय है सबका सब जो है आधुनिक काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवि हैं। तो भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं इसमें हमें देखना है, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इसका एक बार और हम चेक कर लेते हैं। जी हाँ, इसका राइट आंसर बिल्कुल यही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है। तो मैथिली शरण की जो रचना है वह है पंचवटी। इसको भी हमें याद रखना है। अगला है, द्विवेदी युग का महाकाव्य है। द्विवेदी युग का जो प्रमुख महाकाव्य जो द्विवेदी युग में लिखा गया यह प्रिय प्रवास है और जो है प्रिय प्रवास अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, छायावाद युग के प्रवर्तक हैं। तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। छायावाद युग के जो प्रवर्तक हैं वह माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा छायावाद के 4 स्तंभकार कवि माने जाते हैं वर्मा, पंत, निराला और प्रसाद। तो इसमें हमें मुख्य तौर पर जो प्रमुख हैं वह है हमारे जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के प्रवर्तक हैं। इसके बाद हमारे अगला प्रश्न है, जो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है। तो इसमें हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, कामायनी किस युग की रचना है। तो हमें पता है कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है और जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं, इसलिए कामायनी भी छायावाद की रचना होगी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, नई कविता का युग सन से है। नई कविता कब से आई है। तो इसका राइट आंसर है 1950 के बाद से जो है हमारी नई कविता आई है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है। प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है अज्ञेय को। इस तरीके से 12 प्रश्न यदि आप पढ़ लेते हैं तो भक्ति काल के विकल्पों में से आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो आपका पद्य साहित्य के जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अब हम इसी के साथ पूरे विकल्प देख लेते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा के कवि हैं। तो निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जो माने जाते हैं वह कबीर माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सूरदास के खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक है। तो सूरदास जो है भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भक्ति काल के कवियों का उद्देश्य समाज का खालिस्तान करना था। तो इसका राष्ट्रीय सही आंसर है कल्याण करना। तो भक्ति काल के कवियों का उद्देश्य समाज का कल्याण करना था। अगला प्रश्न है, भक्ति कालीन रचनाओं का प्रधान रस खालिस्तान है। तो भक्ति काल का प्रधान रस होगा जो हमारा शांत रस होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ खालिस्तान संवत से माना जाता है। तो जो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ माना जाता है वह माना जाता है 1900 से। इसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र है। द्विवेदी युग में सर्वाधिक ध्यान भाषा के खालिस्तान पर दिया गया। तो इसका हमें बताना है कि कौन से भाषा के परिमार्जन पर, मतलब भाषा की शुद्धता को बढ़ाने के लिए भाषा के परिमार्जन पर द्विवेदी युग में सर्वाधिक काम किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, जो है जयशंकर प्रसाद ने खालिस्तान महाकाव्य की रचना की। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य हमें पता है कामायनी है। तो इन्होंने जो अपना रचना जो प्रमुख महाकाव्य इनका कामायनी की रचना की। इसके बाद आता है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन खालिस्तान सन में हुआ था। तो प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वह 1943 में हुआ था। इसके बाद लास्ट है हमारा, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जो जनक माने जाते हैं वह माने जाते हैं अज्ञेय जी को। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय इनका पूरा नाम है। इस तरीके से हमने पूरे के पूरे खालिस्तान पढ़ लिए, इनको आपको याद कर लेना है। अगला हमारा आता है सत्य और असत्य। सत्य असत्य को जब हम देखते हैं तो हम इसके सत्य असत्य का भी हमें सही आंसर बताने की कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसके हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला ही हमारा प्रश्न है कि तुलसी कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। तो जी नहीं,
तो तुलसीदास हैं, उन्होंने रामचरितमानस लिखी है और राम भक्ति धारा के कवि है, इसलिए यह वाक्य जो है असत्य होगा। सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, बिल्कुल सूरदास भक्ति काल के कवि है और भक्ति काल में भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इसका ये होगा हमारा सही आंसर। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ, इसका हमें राइट आंसर देखना है 3 नंबर का। तो इसका राइट आंसर तीसरे का बिल्कुल सही है कि द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है, इसलिए सही है। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। प्रगतिवादी कवियों में अनेक नवीन प्रयोग किए गए, प्रश्न नंबर 5 का हमें राइट आंसर बताना है, तो 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा प्रगतिवादी कवियों में अनेक प्रयोग किए नहीं, तो ये गलत है। प्रयोग के लिए अलग से वियोग चला था जिसको प्रयोगवाद कहा गया था। इसके बाद आता है प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से माना जाता है, छठवें का आंसर बिल्कुल सही है। प्रयोगवाद का आरंभ जो माना जाता है 1943 से। नई कविता का प्रथम संग्रहण 1950 में किया गया हुआ था, ये भी सही है। और अगला हमारा प्रश्न, नई कविता का प्रथम संग्रहण 1950 में किया गया, तो 7वें क्वेश्चन का आंसर भी सही है। महादेवी वर्मा आधुनिक काल की मीरा कहलाती हैं, तो 8वें नंबर का प्रश्न भी हमारा सही है, इसका आंसर जो है ये सत्य है। रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो नहीं, रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवाद के जनक नहीं माने जाते, ये हमारा गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लास्ट है, नई कविता के प्रवर्तक जगदीश गुप्त माने जाते हैं, तो बिल्कुल ये सही आंसर है, जगदीश गुप्त को नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। सही जोड़ियां आ चुकी हैं हमारी, इसमें हमें मिलाना है जायसी की रचना, तो जायसी की जो प्रमुख रचना है वह पद्मावत है। प्रेम मार्ग की भक्ति धारा के कवि जो है वह प्रेम मार्ग की भक्ति धारा के कवि जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी ही है। भारतेंद्र युग काव्य का प्रमुख स्वर क्या था, तो भारतेंद्र युग काव्य का प्रमुख स्वर था वह था आपका राष्ट्रीयता। इसके बाद साकेत, साकेत किसी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। और हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है भक्ति काल को। इस तरीके से आपको इसको मिला लेना है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेकर के अपने पास रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी जोड़ियों वाला प्रश्न है। छायावाद के प्रतिनिधि कवियत्री कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, तो आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो है आपका कामायनी है। इसको हमें मिलाना है कहाँ से, कामायनी से। समाज सुधार का सराहनीय कार्य किया गया, तो तीसरे नंबर का आंसर हमें बताना है किसके द्वारा किया गया समाज सुधार का काम, द्विवेदी युग के द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। इसके बाद आता है भवानी प्रसाद मिश्र जो कवि हैं वह कौन से कवि हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रयोगवाद के कवि है। इसके बाद आता है नई कविता का प्रथम संग्रहण कब आया, तो 1954 में इसका प्रथम संग्रहण आया। इस तरीके से आपको इनको मिला लेना है। तो हमने पद्य साहित्य की जोड़ियां भी पढ़ ली। अब आते हैं हम एक शब्द के उत्तरों की तरफ। जो हमारे एक शब्द में हमें उत्तर देने हैं इसको हमें बताना है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है भक्तिकालीन काव्य में कौन सा रस प्रधान है, तो इसमें जो है हमारा शांत रस प्रधान है। रीतिकाल के वीर रस के एक कवि का नाम लिखिए। रीतिकाल के वीर रस के कवि जो है आपके भूषण है। भक्ति काल की राम भक्ति धारा के एक कवि का नाम लिखिए, तो इसमें तुलसीदास जी आ जाएंगे आपके। भारतेंद्र युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंद्र युग का नामकरण हुआ। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य में जागरण काल किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का जागरण काल कहा जाता है भारतेंद्र युग। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा भारतेंद्र युग 5वें नंबर का। खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए, तो खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य जो आपका प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास के कवि का क्या नाम है, प्रिय प्रवास जो लिखा है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं, तो केदारनाथ अग्रवाल जो कवि हैं वह प्रगतिवादी कवि है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, तो प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्ति है प्रयोग करना। इसके बाद आता है नवगीत के एक कवि का नाम बताइए, तो नवगीत का एक कवि जो प्रमुख तौर पर लिखा जाता है वह है सोम ठाकुर। सोम ठाकुर यहाँ पे जो लिखा हुआ है यह प्रयोग इस नवगीत के एक प्रमुख कवि है। इस तरीके से जो हमने पूरे के पूरे प्रश्न पढ़ लिए हैं और अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। जो हमारे अगले प्रश्न हैं ये हमारे पद्य साहित्य के चैप्टर से आएंगे। तो अभी तक के जो हमने प्रश्न पढ़े हैं पूरे के पूरे आपको इसको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अब जो हमारा अगला टॉपिक है संपूर्ण पाठों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके हमें शुरू के 10-10 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, बाकी के ऑब्जेक्टिव हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ हमें तिमाही परीक्षा के हिसाब से पढ़ना है। इसमें आता है सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास के जो गुरु का नाम था वह था वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे, सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। सूरसागर के रचनाकार कौन है, तो सूरसागर के रचनाकार सूरदास हैं। अगला है मर्यादा न लही के माध्यम से किसकी मर्यादा
की बात की गई थी, तो इसमें मर्यादा की जो बात की गई थी प्रेम संबंध की मर्यादा की, जो आपने पढ़ा था गोपियों ने की थी उद्धव से। इसके बाद आता है उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था, तो उद्धव ने गोपियों को संदेश जो दिया था वह योग का संदेश दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो तुलसीदास की जो इसमें प्रमुख रचना है वह है साहित्य लहरी। सूरदास की प्रमुख रचनाओं में जो आता है 5वें नंबर की रचना हमें देखना है कौन सी। सॉरी बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने गलत पढ़ दिया। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है, तुलसीदास की जो रचना है वह रामचरितमानस है। मैंने सूरदास बोल दिया था। सूरदास की प्रमुख रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। तो ये सूरदास की रचना है और ये तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शिव धनुष को टूटने पर कौन क्रोधित हो उठे, तो हमें पता है परशुराम। परशुराम के व्यंग भरे उत्तर किसने दिए, तो हमें पता है लक्ष्मण ने। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो यह लिया गया है आपके बालकांड से। इसके बाद अगला है देव किस काल के कवि माने जाते हैं, तो साथियों अभी हमें सिर्फ 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं, इसके आगे के क्वेश्चन आंसर हम बाद में पढ़ेंगे। तिमाही के उद्देश्य से मात्र आपको यहीं तक के प्रमुख तौर पर पूछे जाने की संभावना है। कुछ खाली स्थान है जिनको भी हम देख लेते हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण की हारिल की कहा है, जो गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए हारिल की लकड़ी कहा है। हमने पढ़ा था कि जो हारिल की लकड़ी है वह जो एक हारिल नाम का पक्षी अपने पंजे में एक लकड़ी दबाए रहता है, उसको हारिल की लकड़ी कहा गया, जिसके लिए गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल की लकड़ी से की है। गोपियाँ उद्धव को खालिस्तान मानती हैं, तो उद्धव कैसा मानती हैं, बड़भागी मतलब भाग्यवान मानती हैं। इसके बाद हरि में खालिस्तान पड़ जाए, तो इसमें हरि है राजनीति, यहाँ पर उत्तर आएगा। एक बार फिर भी इसका उत्तर हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर है हरि है जो राजनीति पड़ जाए। अगला क्वेश्चन है सूरदास का निधन कब हुआ था, तो इनका सूरदास का निधन पारसौली में हुआ था। इसके बाद अगला है तुलसीदास खालिस्तान के कवि हैं, तो भक्तिकाल के, यहाँ पे आ जाएगा भक्तिकाल। शिव धनुष को किसने तोड़ा, तो राम ने। और छुअत टूट रघुपतः न दोषु कथन किसका है, जब परशुराम जी नाराज होते हैं और लक्ष्मण जब उनका संवाद चलता है लक्ष्मण परशुराम का, तब लक्ष्मण कहते हैं कि छुअत टूट रघुपतः न दोषु, जो धनुष है वह राम के छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति जी का कोई दोष नहीं है। इसके साथ ये भी आपके खालिस्तान कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ तक के ही पढ़ना है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ये है हमारे सत्य सत्य पद्य साहित्य के। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ये भी सही हो जाएगा। भ्रमण गीत में श्री कृष्ण को मधुकर कहा गया है, नहीं, इनमें इसको मधुकर नहीं कहा गया है और इसीलिए जो गलत है। इसके बाद जागत सोबत स्वप्न दिवस निष्कान्ह कान्ह जकरी, ये बिल्कुल सही है। गोपियाँ कहती हैं जागते सोते हर समय हमें से केवल कान्हा कान्हा ही दिखता है। विनय पत्रिका सूरदास की रचना है, जी नहीं, विनय पत्रिका सूरदास की रचना नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे, तो ये हमारा सही है। परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो उठे, नहीं, भयभीत नहीं उठे, उनसे उन्होंने वार्तालाप की। परशुराम अत्यंत क्रोधी स्वभाव के अंकित हुए, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है बालक बसंत को पवन झुलाती हैं और मोर और तोता उसे बतरा रहे हैं, ये हमारा ये भी सही है। लेकिन हमें केवल अभी 3 चैप्टर तक ही पढ़ना है मुख्य तौर पर, तो यदि आप इतने पढ़ लेते हो तो आपके आंसर इसी में से आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमें जो है सही जोड़ियाँ मिलाना है। सही जोड़ियों में मुख्य तौर पर हमें क्या मिलाना है, सबसे पहले उद्धव। तो उद्धव कैसे थे, उद्धव जो थे वह बड़भागी थे, तो इसका आंसर आ जाएगा अति बड़भागी। तुलसीदास कैसे थे, तो तुलसीदास ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लिखा है, इसलिए इसमें इसका आंसर आ जाएगा। योग के बारे में किसको बताया गया है, तो योग कैसा था, जैसे कड़वी ककरी हो ऐसा लगता था गोपियों के लिए। इसके बाद चौथा है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का क्या आ जाएगा, गोपियों से। इसके बाद पांचवा है, पांचवें का आ जाएगा आपका श्री कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली जो लिखी है यह पांचवें का आ जाएगा आपका तुलसीदास। और लास्ट है यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, तो छठवें का आ जाएगा आपका घ नंबर का लक्ष्मण। इस तरीके से हमें इनको मिला देना है। उद्धव को लगा देना है अति बड़भागी, तुलसीदास को लगा देना है आपको राम लक्ष्मण संवाद में, योग को लगा देना है आपको ज्यों कड़ू ककरी, श्री कृष्ण को लगा देना है गोपियों से। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी जोड़ी मिल जाएंगी। इसके बाद अगली जोड़ी की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारी अगली जोड़ियाँ हैं
ये हमारे लिए विशेष काम की नहीं है क्योंकि अभी नहीं पूछ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इनको मिला लेते हैं। पहला मधुकर, मधुकर का खा है उद्धव। दूसरे में भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु जो थे वह थे परशुराम, भृगुकुल की ध्वजा को ले जाने वाले। मनन महीप, मनन महीप का है घा, बसंत आएगा इसका राइट आंसर मनन महीप में। श्री ब्रज दूल्हा, चौथे का आंसर आ जाएगा आपका गा। इसके बाद आता है प्रातः जागावत, पांचवें का सही आंसर आ जाएगा आपका चा, गुलाब चटकारी। और छठवां प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इसका छठवें का आ जाएगा अंगा, यह व्यतिरेक अलंकार। इस तरीके से हमने जो है इसकी जोड़ियां भी पढ़ ली। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अब हम पढ़ते हैं एक शब्द वाले उत्तर। सूरदास किस भाषा की रचना करते हैं? सूरदास की जो भाषा है वह है आपकी ब्रज भाषा। योग का संदेश कौन देने आया? तो इसका आंसर आ जाएगा उद्धव। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो इसका हमें राइट आंसर बताना। तो इसका आंसर है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है प्रजा को ना सताया जाए। पानी किस गागर को पानी की बूंद भी नहीं लगती? तो इसका आंसर आ जाएगा तेल की गागर। स्वयंवर किसका हो रहा था? स्वयंवर सीता जी का हो रहा था। राम लक्ष्मण स्वयंवर में किसके साथ आए थे? तो जो अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। सहस्त्रबाहु की भुजा किसने काटी थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका परशुराम ने काटी थी। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा राम ने। इस तरीके से जो है हमने पूरे के पूरे विकल्प भी पढ़ लिए, एक शब्द के उत्तर पढ़ लिए, सही गलत पढ़ लिए, जोड़ियां मिला ली, और इसी के साथ ही हमारा जो है चैप्टर ए आज समाप्त हुआ। इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपको निश्चित ही तिमाही परीक्षा में 5 से 10 विकल्प आपको यहाँ से मिल सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।